जय हिंद साथियों, कर्मभूमि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम आपसे वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम आपसे अधिगम, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अधिगम का अर्थ क्या होता है, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा है, उसको सबसे पहले जानते हैं। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ सीखना। आगे जब भी हम अधिगम कहेंगे या लिखेंगे तो आप यही समझिएगा कि अधिगम का क्या मतलब होता है, सीखना। उसको मनोविज्ञान की भाषा में सीखने को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम का व्यापक अर्थ जो है वह है व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण वह अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम के बारे में परिभाषाएं दी हैं उसको हम जानते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। कौन है? क्रो एंड क्रो। यह एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना, अपने अंदर अर्जन कर लेना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगले मनोवैज्ञानिक है जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने क्या कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिससे मान लीजिए आप सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो अभी अगला भी आपको पलट करके क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा व्यवहार हम अगले के साथ किए हैं उसी तरह से व्यवहार अगला हमारे साथ किया है। जैसे मान लीजिए आप किसी को नमस्कार बोलते हैं तो भी आपको बदले में नमस्कार बोलता है। जैसे मान लीजिए किसी को आप चाटा मारते हैं तो भी अगला पलट करके आपको चाटा मारता है। ये हुआ जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा। अगला है विलियम वुडवर्थ। इन्होंने क्या कहा है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। ब्यूहरस फ्रेडरिक स्किनर, इन्होंने क्या कहा है? इनका पूरा नाम है ब्यूहरस फ्रेडरिक स्किनर। इन्हें बीएफ स्किनर के भी नाम से जानते हैं या लिखते हैं। पूरा इनका नाम है ब्यूहरस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम की प्रभावशाली जो विधियां हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली विधि है करके सीखना, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग के भी नाम से जानते हैं। तो इस विधि को फ्राबेल ने कहा है क्रिया के द्वारा ही बालक किसी कार्य को सीखता है। यानी कहने का मतलब ये है किसी कार्य को बालक जब उस कार्य को करेगा तभी उसको सीखेगा। अतः जहां तक संभव हो सके हो बालक को करके सीखने का अवसर देना चाहिए। यानी पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि बालक को स्वयं किसी भी कार्य को, आप मान लीजिए किसी भी पाठ्य को आप पढ़ा रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि बालक उसमें खुद समाहित हो जाए, तो वो उसमें जो है ज़्यादा सीखेगा। अगली विधि अनुकरण द्वारा सीखना, जिसे हम नकलची प्रवृत्ति भी कहते हैं, नकल करके सीखना। अगली विधि है निरीक्षण द्वारा सीखना। अगली विधि है परीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण और परीक्षण के बाद है वाद विवाद विधि द्वारा सीखना। तो अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब ये हुआ कि किसी का देख करके नकल करके सीखना। निरीक्षण का मतलब ये हुआ कि उसके बारे में जो है विभिन्न पहलुओं पर जो है अध्ययन करके सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, परीक्षण द्वारा सीखना। उसके बाद है वाद विवाद विधि द्वारा सीखना। क्या है? जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि आप जब स्वयं पढ़ते रहे होंगे छोटी कक्षाओं में, तो आपके टीचर्स जो रहे होंगे वो किसी भी एक टॉपिक पर वाद विवाद प्रतियोगिता कराते थे। मान लीजिए जैसे हो गया महात्मा गांधी हो गया। अब महात्मा गांधी को अगर टीचर को पढ़ाना है तो इस महात्मा गांधी के टॉपिक को कक्षा में दो ग्रुप में बांट देता था। एक ग्रुप से बोलता था कि आप इनके बारे में कुछ बताइए, और अगले ग्रुप से बोलता था आप जो इनके बारे में जानते हो उसको बताइए। तो इससे ये होता था, एक बच्चों को खुला वातावरण मिलता था और वो ज़्यादा सीखते थे।
महात्मा गांधी के बारे में जो बच्चों की राय थे, जो बच्चों की जानकारियां थी, उसको एकत्रित करने के बाद मतलब सबको सुना, जो एक दूसरे का जो क्रिया प्रतिक्रिया थी उसको होने के बाद अध्यापक जो है उसमें जो त्रुटियां रहती थी उसको सुधार करता था और बच्चे इससे ज्यादा सीखते थे। अगली है प्रोजेक्ट विधि द्वारा सीखना। इस विधि में छात्र अपनी रुचि, ज्ञान एवं क्षमता के अनुसार कार्य करता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। अधिगम के सिद्धांत। अब इन अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में हम बांट रहे हैं। एक है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम जानते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिकों का है उनको हम एक क्रम में रखे हैं। जैसे आपका इसमें थॉर्नडाइक हैं, बीएफ स्किनर हैं, पावलोव हैं, क्लार्क एल हल यानी CL हल है। उसी तरीके से संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों में मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है, कोर्टलेविन है, कोप्का है। इस संज्ञानवादी को हम गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के भी नाम से जानते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये गेस्टाल्टवादी क्या है, आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। अच्छा, अब जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उसमें क्या घटनाएं घटती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों में पुनर्बलन होगा, अनुक्रिया होगा, उद्दीपक होगा, अब प्रेरणा द्वारा अधिगम होगा, इन प्रक्रियाओं द्वारा अधिगम होगा। लेकिन यही जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है या संज्ञानवादी संप्रदाय है, इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके अधिगम में संवेदना द्वारा अधिगम होगा, बुद्धि द्वारा अधिगम होगा, संज्ञान द्वारा अधिगम होगा। और यह जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत है वो मानव और पशु दोनों में होगा। जैसे आपका आगे आएगा थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें बिल्ली का प्रयोग उन्होंने किया है एक मृत मछली को खाने के चक्कर में। तो आप उसको पढ़े होंगे बीएड और बीटीसी में प्रशिक्षण के दौरान, उसको जाने होंगे। लेकिन यही जो मानव और पशु में होता है व्यवहारवादियों का, और ये जो सिद्धांत है यह केवल मानव में होगा। जो संज्ञानवादी सिद्धांत है केवल मानव में होगा। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो है वो कहते हैं अधिगम धीरे धीरे होता है। संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं अधिगम अचानक होता है। क्या होता है? अधिगम अचानक होता है। अच्छा, अब इसके बाद व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं अधिगम में अनुबंधन होता है। यही संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं अधिगम में समस्या समाधान की जो योग्यता होती है उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करने के बाद हम अब एक एक करके, जैसे मान लीजिए आपका थॉर्नडाइक है, तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, किस पर प्रयोग किया है, उसके बारे में जानेंगे। एक एक करके जो है हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। यह पशु चिकित्सक से, पेशे से पशु चिकित्सक थे और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इन्होंने सीखने के बहुत ही महत्वपूर्ण दो नियम दिए हैं जो हर बार टेट में पूछे जाते हैं, श्योर है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा टेट में, जो लगभग हर बार पूछा जाता है। तो उसके बारे में जानते हैं, सीखने के नियम। तो इनको जो पहला सीखने का नियम उसको मुख्य नियम के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो नियम है उसे गौण नियम के नाम से जानते हैं। तो जो मुख्य नियम है वो 3 है और जो गौण नियम है वो 5 है। नियम तत्परता के नियम को तैयारी का नियम क्या कहते हैं? तैयारी का नियम। प्रेरणा का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी काम को आपके अंदर करने की प्रेरणा है, कहते हैं प्रभाव का नियम। इस प्रभाव के नियम को हम संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कार्य को करने में यदि आपको संतुष्टि होती है तो उसे संतोष या प्रभाव का नियम कहते हैं। यदि किसी भी कार्य को करने में आपको असंतोष हो रहा है तो आप
ऐसा नहीं करेंगे उसको बंद कर देंगे, उसमें त्रुटियों को सुधार करके उसको संतोष की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे। अगला अभ्यास का नियम। आप देखते होंगे कि बार बार अभ्यास करने से जो हमारे अंदर की त्रुटियां होती हैं वो सुधर जाती हैं। तो इसी तरीके से इसको हम अभ्यास का नियम भी कहते हैं। अब है गौण नियम, जो इनके 5 गौण नियम। इसमें से लेगा कि तत्परता का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, या प्रभाव का नियम निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है, या अभ्यास का नियम किसने दिया है। तो ऑप्शन में 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे देगा। उसी तरीके से आपका गौण नियम इसमें से भी पूछता है। गौण नियम में आपका 5 नियम है। जैसे बहुक्रिया का नियम, किसी भी कार्य को करने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं तो उसे हम बहुक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कार्य को हम छोटे छोटे अंश में बांट करके करना चाहिए। मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक नियम, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, पशु चिकित्सक थे। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इनका जो प्रयोग था वो बिल्ली पर था। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को के जो उपनाम है या अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। इनका प्रयोग बिल्ली पर था। अब प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, संयोजनवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या सार बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इनका जो प्रयोग है वो कैसे है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। एक आपका बॉक्स रहेगा, स्टील का बॉक्स बना रहेगा, जिसमें भूखी बिल्ली, बिल्ली जो है कैसी है? भूखी है। भूखी बिल्ली को बंद कर देंगे और बॉक्स में खिड़की लगी होगी और खिड़की के सामने एक मृत मछली एक प्लेट में कैसी रख देंगे? मृत मछली रख देंगे। अब बिल्ली जो है भूखी है और वह मछली को देख करके हाथ पैर पटकेगी। तो अचानक ये होता है कि बिल्ली का पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और इस लीवर पर पड़ने के बाद जो है दरवाजा उठ जाता है और बिल्ली दरवाजे से निकल करके इस तरीके से मृत मछली को प्राप्त कर लेती, भोजन को, मृत मछली जो उसका भोजन है उसको खा लेती है। इसी तरीके से 2-3 बार 4 बार करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि डायरेक्ट लीवर पर ही पैर रखती है और दरवाजा खिड़की जो होता है वो दरवाजा उठ जाता है और बिल्ली जो है बाहर निकल करके मृत मछली को प्राप्त कर लेती है। इसे हम उद्दीपक, तो ये जो क्रिया करती है बिल्ली, ये उद्दीपक के प्रति करती है, भोजन के प्रति करती है, लक्ष्य के प्रति करती है। इसे हम स्टिमुलस या यश के नाम से जानते हैं। और ये जो अनुक्रिया करती है इसे हम रिफोर्समेंट या आर के नाम से जानते हैं। तो इसी पर यह बना है आपका बॉन्ड, यस आर बॉन्ड। जो होता है वो भूल होता है, जब आप सिखाएंगे तो उसमें भूल भी हो सकता है। प्रयास भी, बार बार प्रयास करना पड़ेगा आपको। अधिगम में आपका अनुबंधन एक दूसरे से बनेगा, अनुबंधन बनेगा, यह संज्ञान पर आधारित होगा। तो अब हम थॉर्नडाइक के नियम के बारे में जान चुके हैं, सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। अब अन्य जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। यह आप सभी का परिवार है, कर्मभूमि क्लासेज आप सभी का परिवार है। धन्यवाद।